अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस मसले के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जापानीज़ हीटर का हवा कम देना। तो ये दोस्तों आज हमारे पास ये एक हीटर खुला हुआ है जी। कस्टमर ने हमें फ़ोन किया है यूट्यूब से वीडियो देख के। तो कस्टमर के मुताबिक ये उन्होंने इस्लामाबाद में मार्केट में चेक भी करवाया है, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम सिर्फ वही मसला हल कर सकते हैं जो कि एरर आ रही हो। तो इसमें कोई एरर नहीं आ रही थी, जबकि इसका फ़ैन जो है वो स्लो चल रहा था और इसकी हवा भी कम आ रही थी। तो यहाँ पे इसकी मेरे पास मोटर खुली हुई है। ये आई थिंक उन्होंने इसका कैपेसिटर चेंज किया है, ये इसका जेन्युइन कैपेसिटर नहीं है। तो इसका काला सा कैपेसिटर होता है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि ये कैपेसिटर इसका जेन्युइन नहीं है। तो जेन्युइन मसला क्या था इसके अंदर कि जब मेरे पास आया है तो मैंने चेक किया है। ये दोस्तों इसके अंदर असल मसला होता है, ये है इसका ब्लोअर फ़ैन। तो अगर आप यहाँ पे कोने में गौर से देखेंगे, तो यहाँ अगर आप कोने में गौर से देखेंगे तो अभी ये बिल्कुल कोने साफ़ हैं सारे। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर भी, इस साइड भी। तो अगर इन कोनों में ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है, अगर इन कोनों में भी कचरा हो या थोड़ा बहुत कहीं और भी कचरा हो, सेंटर में भी, तो इस वजह से भी आपका फ़ैन जो है ये स्लो होता है। तो अब हमने इसकी सफाई कर ली है। अभी आप देख रहे हैं अंदर इसके थोड़ी बहुत डस्ट है, इसको भी साफ़ करके फिटिंग करेंगे और फिर दोस्तों चेक करते हैं कि इसकी हवा तेज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी फ़िलहाल इसका मेन जो पीछे यहाँ पे फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर कस्टमर के पास ही है, वो हमारे पास बिना फ़िल्टर के ही लाए हैं। तो इसको सारे को हमने खोल लिया है, सफाई हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके ये हैं गैस वाल। तो अगर दोस्तों आपका एरर 72 आ रहा है, काफ़ी सारे दोस्तों का ये मसला होता होगा। अगर आपका 72 आ रहा है तो वो इसके अंदर मसला होता है, या ये दोनों वाल ख़राब हैं या इनमें से कोई एक सही से काम नहीं कर रहा, तो मसला आता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसके वाल की तारें हैं। तो ये दोनों वाल सही से काम करेंगे तो आपका एरर 72 ठीक होगा। अगर सही से काम नहीं करेंगे तो एरर 72 स्टिल आता रहेगा। काफ़ी सारे दोस्तों को ये मसला होगा। अगर किसी को मसला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका मसला ये वाल चेंज करने के बाद हल हुआ है या नहीं। तो अगर आप मार्केट लेके जाएंगे तो ये वाला एक आईसी होता है, वो इसको दोबारा से रीसोल्ड करते रहते हैं और बाद में कह देते हैं जी ये हल नहीं हुआ। तो अगर आपका कोई मसला है तो आप पहले इसके वाल तब्दील करके चेक कर लें, तो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर 30 के। तो एरर 30 जो दोस्तों जापानीज़ हीटर में आता है वो इस सेंसर की वजह से आता है। ये आपको बाहर काला सा सेंसर नज़र आ रहा होगा, ये रूम टेम्परेचर को सेंस करता है। तो अगर ये यहाँ से निकल जाए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको जब असेंबल करूँगा तो दोबारा से दिखाऊँगा कि अगर ये जैक इसका निकल जाए तो एरर 30 आता है या नहीं आता है। तो मैं दोस्तों जल्दी से इसको असेंबल कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों हमें पहले वाल खोलने हैं क्योंकि बाकी सारे की सफाई हो चुकी है। अब मैं आपको वाल खोल के इसके अंदर चेक करवाता हूँ कि ये कैसे खोलने हैं और कैसे इनकी सफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इम्पैक्ट रेंच नहीं है तो आप ये वाल मत खोलें। मैंने पहले किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई कि अगर आपके पास इम्पैक्ट रेंच नहीं है तो आपके ये वाल जो हैं ये नहीं खोलते। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब वाल खोलते हैं तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये पेच भी ख़राब हुआ है, ये इसके पेच भी ख़राब हुए हैं दोनों। तो कस्टमर ने इसको पहले खोल के इसकी सर्विस करने की या सफाई करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं डेंट है इस पर। तो मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। मैं इसकी स्पीड को कम करके टॉर्क को हाई कर लेता हूँ ताकि खोलने में आसानी हो। तो दोस्तों इसके अंदर एक सील होती है, जब भी आप खोलें या तो यहाँ पे नीचे रह जाती है या फिर यहाँ पे होती है। तो सील को निकाल के इसके अंदर आपको एक जाली नज़र आ रही होगी, ये जाली आपने जब भी सर्विस करनी है
ये जाली निकाल के आपने ज़रूर साफ़ करनी है। तो बस इतना सा ही काम होता है, आपने सफाई करनी है, फूंक मारना है और फिर से इसको बंद कर देना है। तो ये दोस्तों जापानीज़ हीटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी छोटा मोटा भी कचरा आ जाए तो ये एरर देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप जापानीज़ हीटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके हीटर के अंदर कोई भी ज़रा बराबर भी कचरा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा है, मैंने सफाई के लिए फूंक मारा है और इसकी ये रबर रिंग जो कि निकल के नीचे गिर गई थी। तो आपने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये दोस्तों जब मसाइल आ जाते हैं तो फिर आपका हीटर एरर देना शुरू कर देता है। तो इन सारे मसाइल के लिए आपका बेस्ट हल यही है कि आप या तो किसी टेक्नीशियन को दिखाएं, या फिर अगर आप खुद खोल रहे हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान से खोलें। कोई भी चीज़ आपकी सिस्टम में मिसिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक नया एरर आ जाएगा जो कि आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये वॉल कैसे खोलने हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि इस हिस्से की सफाई नहीं की जा सकती, ये सील नहीं निकलती है। आप इस साइड से इसको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, लेकिन इस साइड से, ये दूसरी साइड से आप खोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से खोलने का मकसद यही होता है कि कोई भी मसला ना हो या ये सील फटी भी ना हो। ये बस चेकिंग करनी होती है। तो चेकिंग करने के बाद हम इसको दोबारा से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत कचरा है। ये दोस्तों गैस के अंदर कचरा बनता रहता है। आप अगर खोलें तो इसको ज़रूर साफ़ कर दें। ये बहुत ही पतली सी पतली होती है, अगर आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, फिर आप हीटर को चला नहीं सकेंगे।
जी तो दोस्तों यहाँ पे वाल हमारे सारे खोल के सफाई करके फिट हो चुके हैं। अब हम इसकी बॉडी को साफ़ कर लेते हैं और मीटर की फिटिंग शुरू करते हैं। तो हीटर हमारा दोस्तों दो पार्ट्स में असेंबल होगा। एक पार्ट में हमारा ये फ़ैन असेंबल होगा और दूसरे पार्ट में हमारा जो हीटिंग चैम्बर है वो असेंबल होगा। ये दो हिस्से होंगे। तो पहले मैं हीटिंग चैम्बर को असेंबल कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है दोस्तों वो मेन हिस्सा जिसके अंदर सारा सामान फिटिंग होना है। तो सबसे पहले हम इस हिस्से को आपस में फिट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों 6-7 स्क्रू भी होते हैं और कम भी होते हैं। तो इस हिस्से को फिट करने के लिए आपको ये कट वाला जो हिस्सा है ये इस साइड पे रखना पड़ेगा और ये जो फ्लैट है बिल्कुल कट कोई नहीं है वो इस साइड पे रखना पड़ेगा जहाँ से आपका इग्निशन एंटर होगा। इस तरह से रख के आपने दोस्तों पेच लगा देंगे। तो ये पेच हर हीटर के अपने हिसाब से होते हैं। हर हीटर के एक जैसे नहीं होते, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं और कुछ के नहीं खुलते। तो अगर आप ये हिस्सा आपस में दोनों नहीं खुल रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ हीटर ऐसे भी हैं जिनके फिक्स आते हैं। दोस्तों ये हिस्सा हमारा इग्निशन चैम्बर है जिसके अंदर आग लगती है। यहाँ से आग लगती है, यहाँ से नीचे से ये सुराख हैं, ये सुराख सारे खुले होने चाहिए, इस साइड भी हैं, तो आपका ये चैम्बर सही से काम करेगा। यहाँ से आग लग के इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आ रही है तो आपके हीटर के अंदर धुआं भी बनेगा और स्मेल भी आएगी। इसको आपने इस तरह से स्लाइड करना है और मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा देता हूँ। आपने ये यहाँ से आपकी एक पतली निकलेगी और एक नीचे से निकलेगी। तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे एक पेच लगना है। मैं यहाँ पे इसका पेच लगा देता हूँ। अब इसके दूसरी तरफ एक पतली लगनी है, ये वाली। यहाँ से दोस्तों आपका इग्निशन, ये जो इग्निशन वाली तार है ये आपकी इंटर होगी इस तरह से और अंदर जब ये स्पार्क करती है तो नीचे से गैस आ रही होती है, ऊपर ये स्पार्क करती है तो आपकी ये आग लगती है। मैं इसको भी साफ़ सफाई करके फिटिंग कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसके लॉक होते हैं नीचे, यहाँ पे ये आपने थोड़ा सा ऊपर रख के तो फिर स्लाइड कर देना नीचे से। अब दोस्तों इस हिस्से को यहाँ पे ऊपर एक पेच लगेगा इसको पतली को रोकने के लिए। अब दोस्तों हमारा इग्निशन चैम्बर जो है ये यहाँ से फिटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे एक पतली लगेगी, ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। इस पतली को हमने यहाँ पे रखना है। ये दोस्तों एयर को लिमिट करने के लिए पतली होती है। यहाँ पे आपने ये जो दो नक्के से बने हुए हैं ये आपने रख के स्लाइड करने हैं और ऊपर से आपने पेच लगा देने दो। अब दोस्तों इसके सामने की तरफ ये वाली पतली लगेगी, ये कुछ इस तरह से नज़र आती है, लेकिन इसको लगाने के पहले ये पतली हमने इसके यहाँ पे ऊपर रखनी है, यहाँ पे। अब दोस्तों ये पतली इसको यहाँ से ऊपर से रख के तो पेच लगा देना है। तो मैं इसके पेच लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 या 3 पेच टेम्परेरी लगा लेता हूँ क्योंकि फिटिंग के बाद इसमें जो भी सामान लगना है वो लगा के बाकी के सारे यहाँ पे पतली लगनी है वो भी बाद में लगेगी। तो ये दोस्तों आपका एक सेंसर होगा, यहाँ पे लगेगा। ये पतलियाँ दोनों असेंबल करने के लिए आपने ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ नीचे लॉक बने हुए होंगे, इसके अंदर रख के ऐसे फिटिंग करके आपने यहाँ पे इसके अंदर लॉक लगा देंगे और यहाँ ऊपर से इसको पेच लग जाएगा। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें ये इसकी थर्मोकपल लगानी पड़ेगी। ये दोस्तों सेंसर एक थर्मोकपल होता है जो कि हीट को सेंस करके किट को एक्टिवेट करता है कि अब इग्निशन बंद हो जाना चाहिए। तो इसको दोस्तों सफाई करने के लिए हम रेगमाल की मदद से साफ़ कर लेंगे और चेक करेंगे कि इसका कोई भी ऊपर से कोई भी नक्का टूटा बना हो। यहाँ पे मैंने छोटा सा रेगमाल ले लिया है। तो अब इसको फिटिंग किस तरह करना है दोस्तों, अगर आप इस तरह से फिटिंग कर देते हैं तो आपका, अगर आप सीधा फिटिंग करते हैं तो आपका सही से फिट होगा और अगर आप इस तरह से उल्टा अंदर रखते हैं तो आपके पेच लग जाएंगे, लेकिन ये फिर आपको मोड़ना पड़ेगी तार। तो मैं इसको सीधा ही फिटिंग कर देता हूँ। जी दोस्तों ये सीधा हो गया। अगर आप उल्टा करते हैं तो आपको नीचे वाली सुराख के अंदर इसको फिटिंग करना पड़ेगा, जिससे ये हीटिंग चैम्बर के, तो जिससे दोस्तों ये हीटिंग चैम्बर के और भी करीब हो जाएगी थर्मोकपल और ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको फिटिंग करेंगे थर्मोकपल को तो बिल्कुल सीधी फिटिंग करनी है। अगर आप उल्टी फिटिंग कर देंगे तो भी मसला आ सकता है। अब इस पतली की बारी है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे दोनों जगहों पे एक एक लॉक होता है, तो लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वो फंस जाएगा। अब हमने यहाँ पे सामने पेच लगाना है। तो हमारा अभी ये हिस्सा कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ पेच लगने हैं, यहाँ पे पतली लगनी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये हिस्सा हमारा कंप्लीट है। अब हम
दूसरे हिस्से की तरफ जा सकते हैं। तो इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। अब हम इसकी मोटर को असेंबल करेंगे। तो मोटर को मैं पहले साफ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपने मोटर खोल ही लिया है तो कोशिश करें कि इसके अंदर तेल दे के फिर बंद करें। तो ये भी चेक करना ज़रूरी है कि आपकी मोटर के अंदर आवाज़ तो नहीं आ रही पहले से। तो यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ दे रही है, लेकिन ये इतना बड़ी बात नहीं है, इतनी आवाज़ होनी चाहिए। तो अब दोस्तों मोटर को तेल देने के लिए ये मैं कंप्रेसर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कंप्रेसर ऑयल नहीं है तो आप किसी भी रेफ्रिजरेशन वाली दुकान से जाके ले सकते हैं। आपको थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, लेकिन इस ऑयल का एक फ़ायदा आपको दोस्तों होता है कि आपकी मोटर जो है वो काफ़ी अर्सा तक चलती रहती है। अगर आप चाहें तो मोबाइल ऑयल भी दे सकते हैं। मोबाइल ऑयल का भी एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो बैरिंग है वो अच्छे से चलते रहते हैं। तो अब इस हिस्से को हम, ये वाला दोस्तों आपने अंदर की तरफ करना है, इस तरफ ऐसे रख के हम नीचे कर देंगे। और इसके ऊपर ये पट्टी लगेगी दोस्तों, ये इसका बुश है। बुश के अंदर भी मैं तेल लगा लेता हूँ। मैं इसको निकाल के अच्छे से उसके अंदर ऑयलिंग करके फिर लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आपका फ़ैन स्लो है तो उसकी एक वजह ये बुश का फंसा हुआ होना भी होता है, इसलिए जब भी खोलें बुश में ऑयल लगाना ज़रूरी है। और जब हम फिटिंग करते हैं तो दोस्तों फिटिंग के बाद आपको बुश को बराबर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बुश रोटेटेबल होता है। आप जब इसको हिलाते हैं तो ये किसी न किसी साइड पे घूम जाता है। इसको बराबर करने के लिए आपको ऐसे थोड़ा बहुत हिलाना है। अब हम मोटर की फिटिंग करेंगे। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपने जिस जगह से जैक निकालने हैं उसी जगह पे लगाने हैं। तो ये दोस्तों हमारे दोनों जैक हैं, इनको अक्सर लोग भूल जाते हैं और स्विच करके लगा देते हैं। इस तरह से आपका हीटर जो है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस होता है, पहले एक ऑन होता है, फिर दूसरा ऑन होता है और फिर ये तीसरा वाल ऑन होता है। इस तरह से ये हीटर आपका काम करता है।
तो आपने जिस जगह से जैक निकालने हैं वैसे ही उसी जगह पे ही लगाने हैं। अगर आप इनको स्विच कर देंगे या रोटेट कर देंगे, इनको आपस में रोटेट कर देंगे या इसको आपस में तब्दील कर देंगे तो भी आपका हीटर जो है उसमें फॉल्ट आ सकता है। अब दोस्तों इसकी फैन की फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग से पहले हमें एक जैक लगाना पड़ेगा जो कि इसके फ़ैन का है। तो यहाँ पे आप दोस्तों नीचे देख सकते हैं ये जैक हमने यहाँ पे लगा देना है। तो बोर्ड के अंदर दोस्तों कोई भी जैक उल्टा नहीं लग सकता, आपको उसे सीधा ही लगाना पड़ता है, चाहे वो AC हो DC हो, आपका वो जैक कोई भी उल्टा नहीं लगता। जी तो दोस्तों अब चैम्बर हमारा अंदर रखा जा चुका है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, अगर आप भी भूल भी जाएँ तो आप अभी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने इसका इग्निशन इसके अंदर फिटिंग नहीं किया था। तो फिटिंग से पहले मैं इसको थोड़ा सा रेगमाल की मदद से साफ़ कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से काम करे। तो सफाई के लिए ज़रूरी है कि आपको इसकी एंड वाली टिप उसको ज़्यादा साफ़ करना है, क्योंकि वहीं पे स्पार्किंग होती है जिसकी वजह से आग लगती है। तो ज़्यादा भी साफ़ नहीं करना दोस्तों, बस आपने थोड़ा बहुत इसके ऊपर रेगमाल मारना है और फिटिंग कर देंगे। अब दोस्तों इसकी ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि ये ऐसे लगना है या ऐसे लगना है। तो इसको लगाने के लिए आपको ये जो मेन पार्ट है इसको पाइप वाली साइड, ये दोस्तों ये वाली काली तार जो आपको नज़र आ रही है नीचे, ये वाली यहाँ पे लगेगी। तो ये आपने सामने लगाना है और इसका ये अर्थ है यहाँ पे, इसके अंदर अर्थ साथ में दिया हुआ है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह हम इसके अंदर रखेंगे और पेच लगा देंगे। जी तो दोस्तों अब फाइनली हम चैम्बर को फिट करने जा रहे हैं। तो फिटिंग के दौरान दोस्तों आपने बहुत ही आराम से ध्यान से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी हमारा अंदर ही है, तो कोई भी चीज़ डैमेज या नहीं होनी चाहिए, ना टूटनी चाहिए। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, और ये है हमारा थर्मोकपल जो कि इग्निशन को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोस्तों एक फ्यूज़ होता है, ये कोई सेंसर नहीं होता, अगर आप भी इसको देख रहे हैं तो ये एक फ्यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसलिए लगा होता है कि अगर कोई भी मसला होता है, ओवरलोड होता है या कुछ भी होता है, तो ये फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाएगा, जिससे आपका गीज़र ठीक रहेगा। अब दोस्तों फाइनली इस पतरी की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये दोनों तारें लगा के यहाँ पे हमें ये पतरी फिटिंग करनी होगी।
जी तो दोस्तों अब हीटर हमारा लगभग असेंबल हो चुका है। अब इसको ऑन करने की बारी है। तो ये दोस्तों 1 टन पे ही चलता है। अभी इसके अंदर ट्रांसफार्मर 220 कन्वर्टर जो है वो नहीं लगाया गया, तो हम इसके लिए एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ साइड पे रखा हुआ है। तो अब इसको मैं गैस भी लगा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसको बंद करने से पहले यहाँ पे हमें सारे फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही है। मैं सिलेंडर खोल के इसको ऑन कर देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे पहले से इसकी हवा बेहतर हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। मैं पेपर की मदद से भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये पहले से हवा इसकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जमत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।